हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के बेस्ट 40 क्वेश्चंस पर। आईबीपीएस आरआरबीपीओ क्लर्क कंप्यूटर का लेवल कैसा होता है, किस प्रकार के 40 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इन सेशन की मदद से आपको काफी हेल्प हो रही होगी। ये बेस्ट क्वेश्चंस हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कितने सही किए आपने, मुझे इस सेशन के बाद बताइएगा कि आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया है। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि बैंक एग्जाम्स या एसएससी एग्जाम्स को लेकर तैयारी कर रहे हैं और एक कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स की तलाश कर रहे हैं, वो जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स से जो आईबीपीएस आरआरबीपीओ क्लर्क एसएससी स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 सभी के लिए परफेक्ट है। कोर्स से जुड़ने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर और आईओएस स्टोर की मदद से। फिर आप इस कोर्स से जुड़ पाएंगे। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको वेब लिंक, ब्राउजर का लिंक चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। प्रीवियस सेशन में एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था बायोस के रिगार्डिंग। बायोस इज डैश यूज्ड टू प्रोवाइड रन टाइम सर्विस फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम के लिए रन टाइम सेवाएं प्रदान करने के लिए बायोस का उपयोग डैश किया जाता है। तो बायोस क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर है, नेटवर्किंग है या डेटाबेस है? बिल्कुल सही। बायोस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कंबाइन एफर्ट्स है, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से ही बायोस को बनाते हैं। तो बायोस क्या है? एक प्रकार का फर्मवेयर है। सो द करेक्ट आंसर इज फर्मवेयर। दूसरा, बायोस की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसका यूज बूटिंग के दौरान कंप्यूटर को बूटअप करने के लिए, कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करने के लिए करते हैं। क्लियर है? अब बायोस के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे बायोस की फुल फॉर्म क्या है? तो ये तो आप जान गए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। या ये भी पूछते हैं कि बायोस में एस क्या है? सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है ना? इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर क्या होगा? सिस्टम है। बायोस है क्या? तो अभी आपने कहा सर इट इज अ फर्मवेयर, ये फर्मवेयर है। बायोस किस में स्टोर किया जाता है? बायोस को स्टोर किस मेमोरी में करते हैं? अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड द करेक्ट आंसर इज रोम। अगर ये बूटिंग के रिगार्डिंग है तो आंसर क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी। नेम द फर्स्ट प्रोग्राम टू रन व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट। जब कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है तो पहला प्रोग्राम जो रन होता है उसे क्या बोलते हैं? तो आंसर इज अगेन बायोस। नेम द फर्स्ट प्रोग्राम, पहले प्रोग्राम का नाम बताइए। टू रन, जो कि रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट, जब कंप्यूटर बूटअप होगा तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट एग्जीक्यूट होगा वाया बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और फिर इसके बाद जो कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन है, सीमॉस चिप है, डेट एंड टाइम, वो एक्टिवेट हो जाती है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होगा जो कंप्यूटर के सारी कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेटिक मैनेज कर देगा। यस। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा, बताइएगा। द डैश फंक्शन इन एमएस एक्सेल कंपेयर टू टेक्स्ट स्ट्रिंग्स एंड रिटर्न अ लॉजिकल वैल्यू टू इंडिकेट इफ दे आर एग्जैक्टली द सेम। एमएस एक्सेल में डैश फंक्शन दो टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है और यह इंगित करने के लिए एक तार्किक मान लौटाता है कि क्या वे बिल्कुल समान हैं। बताओ कि एक्सेल में जो दो स्ट्रिंग हैं उनको कंपेयर करने वाला जो फंक्शन है वो कौन सा है? इक्वल, एग्जैक्ट, सेम, मैच या ऑल ऑफ दिस? आप जानते हैं इक्वल तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इक्वल का यूज करते हैं फंक्शन या फॉर्मूले को स्टार्ट करने के लिए, तो ये तो होगा नहीं। एग्जैक्ट हो सकता है क्या? सेम हो सकता है क्या?
मैच का यूज तो मैच करने के लिए करेंगे, है ना, ऐसा लग रहा है। आंसर होगा एग्जैक्ट। क्वेश्चन में ही कह रहा था कि डैश फंक्शन इन एमएस एक्सेल कंपेयर टू टेक्स्ट स्ट्रिंग, दो टेक्स्ट स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए और लॉजिकल वैल्यू लौटाने के लिए, इफ दे आर एग्जैक्टली दी सेम, अगर दो स्ट्रिंग सेम है या नहीं, ये कौन चेक करेगा? एग्जैक्ट चेक करेगा। नेक्स्ट, अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फाइल विद .pptm एक्सटेंशन इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। कह रहे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो पीपीटीएम एक्सटेंशन है इसका यूज कहां करते हैं? मल्टीपल टेक्स्ट प्रेजेंटेशन फाइल, पावर पॉइंट टाइम मोड, मैनी एनिमेटेड प्रेजेंटेशन फाइल्स, मैक्रो एनेबल्ड प्रेजेंटेशन फाइल, या ऑल ऑफ दीज। हम जानते हैं जो पीपीटीएम होता है इसका मतलब होता है पावर पॉइंट में मैक्रो एनेबल्ड फाइल्स। अगर पावर पॉइंट में मैक्रोस का यूज हमने किया है, मैक्रो एनेबल्ड है, तो इसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? .pptm हो जाएगा। मैक्रोस के बारे में आप जानते हैं, Alt F8 इसकी शॉर्टकट की होती है, जिस टैब में ये दिखता है वो व्यू होता है। मैक्रोस का यूज रेपिटेटिव टास्क को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है ना, ये सारी बातें आप जानते हैं। साथ में ये भी आप जानते हैं कि मैक्रोस जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा बनाया जाता है वो विजुअल बेसिक है, वीबी, विजुअल बेसिक, या माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक के नाम से भी जानते हैं। वेरी गुड। विच इज नॉट अ व्यू ऑप्शन इन एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा विकल्प व्यू ऑप्शन नहीं है? आउटलाइन मोड, वेब लेआउट मोड, ड्राफ्ट मोड, टॉगल मोड, या रीड मोड। जब एमएस वर्ड को आप ओपन करेंगे, व्यू वाले टैब में जाएंगे, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ 5 व्यूज मिलते हैं कि एमएस वर्ड को कितने तरीके से आप व्यू कर सकते हैं। इनमें से कौन सा व्यू मोड नहीं है? यह भी याद रखना है कि टोटल व्यू कितने होते हैं एमएस वर्ड में? 5। इनमें से कौन सा नहीं है? आउटलाइन मोड सही है, वेब लेआउट मोड ये भी सही है, ड्राफ्ट मोड ये भी सही है, रीड मोड ये भी सही है। टॉगल मोड नहीं होता। आप जानते हैं टॉगल क्या होता है? चेंज केस। चेंज केस आपका होता है टॉगल केस। अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, सेंटेंस केस, ये सब आपके चेंज केस होते हैं, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट प्लस F3। यस, याद आ गया। अब आप देखिए एमएस वर्ड में जब आपने व्यूज पे क्लिक किया तो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ आपको रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट, ये 5 तरीके के व्यूज मिलेंगे। नेक्स्ट, डैश मेमोरी स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस दैट आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली सो द सीपीयू कैन एक्सेस देम क्विकली। डैश मेमोरी में वे डेटा और प्रोग्राम निर्देश संग्रहित होते हैं जिनका उपयोग अक्सर किया जाता है ताकि सीपीयू उन्हें जल्दी से एक्सेस कर सके। हम जानते हैं सीपीयू जल्दी एक्सेस करने का मतलब फास्ट मेमोरी की बात हो रही है, और सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर। क्या रजिस्टर ऑप्शन में है? नहीं। अगर रजिस्टर नहीं है तो हमारा दूसरा क्या बनेगा? कैशे मेमोरी। क्या कैशे ऑप्शन में है? यस, लगा दीजिए। और फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शंस की बात करें, है ना, ये सब कहां होते हैं? कैशे में ही तो होंगे। दैट इज द करेक्ट आंसर। सीपीयू अगर डेटा को कैशे में सर्च करेगा, डेटा मिल गया तो उसे हिट बोलेंगे, और अगर डेटा नहीं मिला तो उसे मिस बोलेंगे। कैशे मेमोरी किसके और किसके बीच में होती है? रैम और प्रोसेसर, या रैम और सीपीयू के बीच में होती है कैशे मेमोरी, है ना, ये भी बात आप जानते हैं। साथ ही साथ आप एक बात और भी जानते हैं। क्या? जल्दी से बताओ। कैशे मेमोरी की अगर बात करें तो ये टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है, यानी वोलाटाइल इन नेचर है। यस, जानते हैं ना। और कैशे का एक प्रिंसिपल भी होता है, एक मैकेनिज्म भी है जिस पर यह काम करती है, उसे बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब वो चीजें जो कैशे को चाहिए उसको पास में रखेगा,
और जो चीजें कैशे मेमोरी को नहीं चाहिए उसको दूर हटा देगा, अपनी मेमोरी से हटा देगा, और जब चाहिए होगा तो फिर ले आएगा। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। विच प्रोटोकॉल ट्रांसलेट आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस? कौन सी प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस में बदलने का काम करती है? ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है? प्रोटोकॉल का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करेगी? आंसर इज एआरपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आईपी एड्रेस की बात करें तो आईपी एड्रेस दो तरीके के होते हैं, IPv4, IPv6। IPv4 32 बिट, IPv6 128 बिट, और मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। गेटिंग द पॉइंट? वेरी गुड। When was DigiLocker launched, which is playing a milestone in e-governance? DigiLocker क्योंकि बड़ा फेमस है, काफी चर्चा में भी है ये, तो यहां से ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि डिजीलॉकर कब लॉन्च किया गया जो ई गवर्नेंस के मील का पत्थर साबित हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजीलॉकर में हम रख सकते हैं, वहां पर डिस्प्ले भी हो जाते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स। तो डिजीलॉकर गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जिसे 1 जुलाई 2015 में बनाया गया। और किसके द्वारा बनाया गया? तो आंसर है मिस्टर अमित रंजन। ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ डिजीलॉकर। नेक्स्ट, डैश इज कंसीडर्ड द ऑफिशियल बर्थडे ऑफ द इंटरनेट। डैश इंटरनेट का आधिकारिक जन्मदिन माना जाता है, यानी ऑल ओवर दी वर्ल्ड, दुनिया में सबसे पहले इंटरनेट कब आया? आप ये तो जानते हैं कि इंटरनेट को जो लेकर आया दुनिया में वो है टेलीनेट। यस, टेली टाइप नेटवर्किंग, इसके द्वारा इंटरनेट को लाया गया। और ऑफिशियल बर्थडे जो माना जाता है वो क्या है? 1 जनवरी 1983 है ना, दैट इज द ऑफिशियल बर्थडे ऑफ द इंटरनेट। द इंटरनेट नेटवर्क हैड ऑफिशियली बिगन its technological revolution when it fully substituted previously networking system ARPANET on 1 January 1983। अब यहां पर मुझे 3 क्वेश्चन के आंसर बताओ। इंटरनेट इन इंडिया फर्स्ट केम टू द पब्लिक ऑन, कह रहा है इंडिया में इंटरनेट कब आया? ये तो है आपका दुनिया में इंटरनेट कब आया? 1 जनवरी 1983। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो आंसर होगा 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 में इंडिया में इंटरनेट देखा गया, है ना, सबसे पहले एस्टैब्लिश हुआ। लॉन्च बाई, तो कह रहा है किसने लॉन्च किया? VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। BSNL नहीं, VSNL, जिसका नाम बदल के अब टाटा कम्युनिकेशंस कर दिया गया है। विदेश संचार निगम लिमिटेड इंडिया में इंटरनेट को लेकर आया कब? 15 अगस्त 1995 को। फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट, तो कह रहा है कि ये क्रेडिट जाता किसको है? इंडिया में इंटरनेट के पापा कौन है या VSNL के फाउंडर कौन है ना, बात तो एक ही हो गई। तो करेक्ट आंसर होगा ब्रिजेंद्र के सिंगल। मिंगल नहीं है, अभी सिंगल है ये। ब्रिजेंद्र के सिंगल, ये है आपके इंडियन इंटरनेट के पापा, इंडिया के इंटरनेट के। दर्शन भी कर लीजिए। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किया आपने, है ना। बाकी जियो ने तो आगे सारी कमान संभाल ली है ना, कि नेट को बड़ा महंगा करके बेचना है, घर लूट लेना है, शादी बढ़िया करनी है अपनी। यस, बाकी अंबानी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फादर ऑफ द इंडियन इंटरनेट कौन है? ब्रिजेंद्र के सिंगल, BKS। यस, आगे देखिए, फादर ऑफ इंटरनेट, ये तो जो इंटरनेट के इंडिया के पापा है ना, वर्ल्ड के भी कोई पापा होंगे। तो वर्ल्ड के पापा कौन है वो आप जानते हैं, मिस्टर विंट सर्फ, सर्फ एक्सेल नहीं, विंट सर्फ, जिन्हें विंटन ग्रे सर्फ के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है पूरा?
विंटन ग्रे सर्फ फादर ऑफ इंटरनेट। क्या विंटन ग्रे सर्फ ने अकेले इंटरनेट को बनाया? जी नहीं, दो लोग मिले तब जाकर इंटरनेट बन पाया, क्योंकि इंटरनेट को बनाने के लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को बनाना था। तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल बनाने में किसने मदद करी? को फाउंडर कौन है इंटरनेट में? बॉब खान। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल दो लोगों ने मिलकर बनाई, विंट सर्फ, विंटन ग्रे सर्फ और बॉब खान। इसीलिए इंटरनेट के भी दो पापा हैं। जो पहले बड़े पापा हैं वो कौन है? विंट सर्फ। और जो छोटे पापा हैं साथ में, जिन्हें को फाउंडर ऑफ इंटरनेट बोलते हैं, वो कौन है? बॉब खान। अब दोनों के दर्शन भी कर लीजिए, है ना। एक तरफ है आपके मिस्टर विंट सर्फ और दूसरी तरफ है मिस्टर बॉब खान। नमस्कार अंकल जी, चाचा जी नमस्कार। यस, भूलिएगा नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, विच वन इज डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए कौन सा डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर है? डिफॉल्ट का मतलब जिसे खरीदना नहीं पड़ता, जो पहले से इंस्टॉल मिलता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। द करेक्ट आंसर इज एमएस वर्ड। लेकिन एमएस वर्ड क्या वर्ड प्रोसेसर है? जी हां। क्या विंडोज का है? जी हां। लेकिन क्या बाय डिफॉल्ट है? जी नहीं। रुक जाओ फिर, तो ये क्या है? एमएस वर्ड आपका एक तरीके से डॉक्यूमेंट की तरीके से काम करता है ना। डॉक्यूमेंट प्रोसेसर बोला जाता है या डॉक्यूमेंट फाइल बोली जाती है। तो वर्ड प्रोसेसर कभी कभी भी बोले बाय डिफॉल्ट लिखा हो तो आंसर होगा वर्ड पैड, नॉट एमएस वर्ड, है ना। यही गलती कैंडिडेट करते हैं, कई बार एमएस वर्ड लगा देते हैं क्योंकि मैच दी कॉलम करने की आदत होती है, वर्ड से वर्ड मैच कर देते हैं, गलत हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसर बाय डिफॉल्ट वर्ड पैड। टेक्स्ट प्रोसेसर पूछें कि टेक्स्ट फाइल कौन सी होती है जो टेक्स्ट फाइल को मेंटेन करता है? नोटपैड .txt एक्सटेंशन के साथ। नेक्स्ट, इट इज अ स्मॉल वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइस यूज्ड फॉर स्कैन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। यह एक छोटा वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइस है। हैंडहेल्ड का मतलब जिसे हाथों से इस्तेमाल किया जाता है, जिसका उपयोग उत्पादों की कीमत को स्कैन करने के लिए किया जाता है। MICR कोड स्कैनर, OMR, बार कोड रीडर या OCR। वेरी गुड। हम जानते हैं कि हर एक प्रोडक्ट पर एक कोड गिवन होता है जिसको रीड करने के लिए बार कोड रीडर BCR का प्रयोग करते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, बार कोड रीडर। MICR का यूज चेक को रीड करने के लिए करते हैं। स्कैनर का यूज हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। OMR का यूज ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग ओवल्स को रीड करने के लिए करते हैं, जो कि पेपर मिलता है, जानते हैं ऑफलाइन के केस में जब आप फिल करते हैं ओवल्स को तो उनको रीड करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। OCR क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR क्या करेगा? ये टेक्स्ट फाइल्स को या इमेजेस को किसमें कन्वर्ट करेगा? टेक्स्ट फाइल्स में। इमेजेस जैसे आपके पास मान लीजिए कोई भी टिकट है ना, बस का टिकट है, रेलवे का टिकट है, मार्कशीट है, तो वो एक इमेज फाइल है आपके पास। उसको आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, कोई चेंजेस करने हैं, तो OCR ये परमिट करता है कि आप किसी भी इमेज को स्कैन करके उसमें बदलाव कर सकते हैं, है ना। वो इलीगल है, दैट इज नॉट लीगल, लेकिन इसको कन्वर्ट करने की परमिशन कौन देता है? OCR सॉफ्टवेयर इमेज फाइल को टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता है वाया OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR नाम का एक सॉफ्टवेयर भी आता है, अगर आप गूगल करें OCR लिखें तो आपको कई वेबसाइट भी मिल जाएंगी जो यही काम कर देंगी, है ना, या फिर कई सारे सॉफ्टवेयर भी आते हैं इस पर बेस्ड जो कि सेम काम करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल
इन MS वर्ड 365। MS वर्ड 365 में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सा है? रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक या सुपरस्क्रिप्ट? हम जानते हैं ऊपर के चारों फॉन्ट स्टाइल हैं, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ये फॉन्ट इफेक्ट होते हैं, फॉन्ट स्टाइल नहीं। और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल की बात करें तो आंसर क्या होगा? रेगुलर। ऑप्शन 1 इज द राइट वन। नेक्स्ट, डैश इज द ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूजेस न्यूरल नेटवर्क विद मैनी लेयर्स। मशीन लर्निंग की एक शाखा है जो कई परतों वाली तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करती है। न्यूरल नेटवर्क इज रिलेटेड टू ब्रेन। जब भी ब्रेन की बात आएगी तो आंसर हो जाएगा डीप लर्निंग, क्योंकि जितने भी न्यूरॉन्स पर काम किया जाता है मशीन्स के रिस्पेक्ट में, ट्रेनिंग देना न्यूरल नेटवर्क की, ब्रेन मैपिंग करना, ये सब आता है किसमें? डीप लर्निंग में। यस। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांस्ड फॉर्म मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग का भी एडवांस्ड फॉर्म दैट इज डीप लर्निंग। नेक्स्ट, the email ID of the anonymous recipient of email is entered in dash field। ईमेल के अज्ञात प्राप्तकर्ता की ईमेल आईडी किस फील्ड में दर्ज की गई है? एनोनिमस का मतलब छुपाकर, गुप्त रूप से। तो गुप्त रूप, एनोनिमस, हिडन, ब्लाइंड, है ना, ये सब चीजें एक ही होती हैं। तो आंसर क्या होगा? BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC में अगर आप किसी के मेल आईडी को लिखेंगे तो हर कोई देख लेगा कि आप किसको मेल भेज रहे हैं, लेकिन अगर आप ये काम BCC के थ्रू करेंगे तो कोई देख नहीं पाएगा कि आपने मेल किस किस को भेजा है। दैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट, हु प्रोवाइड अस इंटरनेट। इंटरनेट की फुल फॉर्म बताइए जरा मुझे, है ना, इतनी देर से हम लोग इंटरनेट पर चर्चा भी कर रहे हैं, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट? वेरी गुड। इंटर का मतलब क्या होता है? इंटर नेटवर्किंग, यानी नेटवर्क के बीच में, है ना। इंटर मतलब बीच में, नेट का मतलब नेटवर्किंग, तो इंटर नेटवर्क है ये एक तरीके का। तो हमें इंटरनेट कौन प्रदान करता है? द करेक्ट आंसर इज TCP नहीं, ISP यस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का मतलब जिसका सिम हम यूज करेंगे, क्या वही इंटरनेट प्रोवाइडर है? जी हां, रिलायंस या जियो, वोडाफोन पहले के समय में, एयरटेल आज के समय में, तो ये सब हमारे क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही तो हैं। तो हु इज बेसिकली एन ISP? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो क्या इंटरनेट किसी एक पर्सन का है? नहीं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का है। जिसका सिम हम यूज करते हैं, जिसका इंटरनेट प्लान हम यूज करते हैं, वही तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, है ना। वो चाहे फिर जियो हो, वो चाहे फिर एयरटेल हो, है ना, या फिर वो BSNL हो, व्हाट्सोएवर। नेक्स्ट, डैश प्रिंटर आर यूज्ड बाय रेलवेज मेनली इन करंट बुकिंग एंड इन रिजर्वेशन। डैश प्रिंटर का उपयोग रेलवे द्वारा मुख्य रूप से करंट बुकिंग और आरक्षण में किया जाता है। बताइए, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर, ड्रम या ऑल ऑफ दीज। जब कभी भी क्वेश्चन में रेलवेज की बात करें, करंट बुकिंग्स या रिजर्वेशन की बात करें, तो आंसर क्या होगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लेटेस्ट प्रिंटर की बात करें, लेजर प्रिंटर। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसकी स्पीड को PPM में नापते हैं, पेजेस पर मिनट? लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, इन सब की स्पीड को किसमें नापते हैं? PPM में। प्रिंटर की क्वालिटी, गुणवत्ता किसमें मेजर की जाती है? रेजोल्यूशन किसमें मेजर किया जाता है? तो आंसर है DPI, डॉट पर इंचेस। क्लियर है? तो यहां पर आंसर क्या होगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लगा दीजिए। नेक्स्ट, लेजर प्रिंटर इज इन्वेंटेड एट। लेजर प्रिंटर का आविष्कार कहां हुआ?
इंटेल, जेरोक्स, सोनी, एचपी या आईबीएम? वेरी गुड। लेजर प्रिंटर को बनाने के लिए एक रिसर्च सेंटर चुना गया जिसका नाम है पैलो एल्टो रिसर्च सेंटर, जिसे कई बार हम लोग जेरोक्स पारसी के नाम से भी जानते हैं। क्या है इसका आंसर? जेरोक्स। जेरोक्स पारसी। जेरोक्स पारसी का मतलब पैलो एल्टो रिसर्च सेंटर, जिसे सिर्फ जेरोक्स भी बोलते हैं। तो जेरोक्स पारसी, ये जो नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहां पर तीन चीजें बनी है। पहला जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दूसरा ईथरनेट और तीसरा लेजर प्रिंटर। तो अगर एग्जाम में जीयूआई पूछे, ईथरनेट पूछे या लेजर प्रिंटर पूछे, इन तीनों के केस में आंसर क्या होगा? जेरोक्स या जेरोक्स पारसी। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफॉल्ट मोड फॉर विंडोज टू स्टार्ट? विंडोज के स्टार्ट होने के लिए इनमें से कौन सा डिफॉल्ट मोड है? जब हम विंडोज को स्टार्ट करते हैं तो वो कोई मोड होता होगा ना जिसमें वो स्टार्ट होता है। कमांड प्रॉम्प्ट, सेफ मोड, नॉर्मल मोड, एक्सटेंशन मोड या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड क्या होता है? जैसे हम सिस्टम को ऑन करते हैं, हमारे सामने एक विंडोज की स्क्रीन आ जाती है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल मोड। अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ऑन करते हैं, सीएमडी के थ्रू, तो कमांड प्रॉम्प्ट मोड होता है। एक सेफ मोड भी होता है। कई बार हमारे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ड्राइवर्स काम नहीं करते सही से, तो हम अपने कंप्यूटर को रिपेयर करते हैं, ड्राइवर्स को ऑटोमेटिक रिपेयर करते हैं, दैट इज वाया सेफ मोड। ठीक, तो अगर ड्राइवर रिपेयर की बात करेंगे, प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करेंगे, तो सेफ मोड होगा। कमांड प्रॉम्प्ट, अगर कमांड्स की बात करेंगे, सीयूआई इंटरफेस की बात करेंगे, तो कमांड प्रॉम्प्ट होगा। और अगर डिफॉल्ट मोड की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा? नॉर्मल मोड। नेक्स्ट, यू कैन हैव अप टू डैश फ्रेंड्स ऑन फेसबुक। ऐसे क्वेश्चन बहुत पॉपुलर हैं जो सोशल मीडिया से पूछे जाते हैं। फेसबुक पर आपके अधिकतम कितने मित्र हो सकते हैं? है ना, आप फेसबुक पे फ्रेंड की रिक्वेस्ट तो भेजते हैं, लेकिन कितनी फ्रेंड रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? लिमिट इज 5000। तो सर 5000 के बाद क्या होगा? क्या फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल सही। अब इसके बाद फॉलो आप कर सकते हैं। आप अपने फेसबुक पेज को या फेसबुक प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट कर दीजिए। वहां पर लाइक और फॉलो का ऑप्शन आएगा, है ना, या फिर फॉलो तो आप किसी को भी कर सकते हैं फेसबुक पे बिना फेसबुक रिक्वेस्ट भेजे भी। तो फॉलो तो आप कर पाएंगे, लेकिन जो फ्रेंड रिक्वेस्ट की लिमिट है वो कितनी है? दैट इज 5000। और फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है दैट इज कॉल्ड मेटा। यस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज यूज्ड फॉर जिग्बी स्मार्ट एनर्जी इन आईओटी? आईओटी में जिग्बी स्मार्ट एनर्जी के लिए निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी का प्रयोग किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ब्लूटूथ से बेटर जो टेक्नोलॉजी है दैट इज कॉल्ड जिग्बी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इसका प्रयोग किया गया। और यहां पर जो टोपोलॉजी यूज की जाती है वो कौन सी है? स्टार टोपोलॉजी। देखिए होता क्या है, जिग्बी ज्यादातर हम लोग होम ऑटोमेशन में यूज करते हैं, लेकिन होम ऑटोमेशन में तो हम जिस टोपोलॉजी का यूज करते हैं वो मैश है ना, याद रखिएगा। लेकिन जिग्बी का इस्तेमाल कभी भी आईओटी के साथ में किया जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ में किया जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा? स्टार टोपोलॉजी इज द आंसर। लेकिन अगर जिग्बी का इस्तेमाल होम ऑटोमेशन लिखा हो कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो होम ऑटोमेट करने में यूज की जाती है, तो फिर मैश टोपोलॉजी होगा। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो बेस्ट टोपोलॉजी है? मैश होगा। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें सारे नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड होंगे? मैश होगा। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें सबसे ज्यादा केबल्स का प्रयोग होता है? मैश होगा। यस। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो पुअर टोपोलॉजी है
जिसमें एक केबल का प्रयोग किया जाता है, और अगर वो केबल खराब हो गई तो सारे कंप्यूटर खराब हो जाएंगे, बस टोपोलॉजी होगा। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें टोकन का यूज किया जाता है डेटा ट्रांसफर के लिए? रिंग टोपोलॉजी होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी होंगी। नेक्स्ट, प्रोटोकॉल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, टोपोलॉजी से भी आते हैं। अब जरा प्रोटोकॉल को बहुत अच्छे से समझो। डैश इज यूज्ड टू एक्सटेंड द कैपेबिलिटीज ऑफ इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल सच एज एसएमटीपी। डैश का उपयोग एसएमटीपी जैसे इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए करते हैं। एसएमटीपी का मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए माइम प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। जो काम एसएमटीपी नहीं कर सकता वो काम माइम करता है। एसएमटीपी सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में ही डेटा को भेजेगा, माइम जो है वो अटैचमेंट भी भेजेगा, ऑडियो फाइल्स वीडियो फाइल्स को अटैच करके भेज देगा, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल्स भी अटैच करके भेजे, एमएस वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, पीपीटी की फाइल, ये सब अटैचमेंट का काम किसका है? माइम का। लेकिन अगर आपको मेल भेजना है लिखकर सिर्फ, तो वो एसएमटीपी करेगा। तो एसएमटीपी का एडवांस्ड फॉर्म कहें या एक्सटेंड दी कैपेबिलिटीज बोलें, इन दोनों केसेस में आंसर क्या होगा? माइम होगा। नेक्स्ट, डैश इज इंडियाज फर्स्ट फुली ई गवर्नेंट स्टेट। कह रहा है इंडिया की सबसे पहली ई गवर्नेंस, ई गवर्नड स्टेट कौन सी है? डैश क्या भारत में पहला पूर्णतः ई शासित राज्य है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, केरल या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा केरला। सो केरल बिकम्स इंडियाज फर्स्ट fully e-governed state. Next question, guys. A device that help prevent congestion and data collision is called. एक उपकरण जो भीड़ भाड़ और डेटा टकराव को रोकने में मदद करता है, उसे क्या बोलते हैं? बताइए। ये काम है किसका? कंजेशन को प्रिवेंट करना या डेटा कोलिजन को रोकने का काम सबसे पहले जो लेयर करती है ये काम, वो डेटा लिंक लेयर है। और डेटा लिंक लेयर में दो डिवाइसेस यूज होती हैं, कौन सी? जल्दी से बताओ। स्विच और ब्रिज। क्या यहां पर स्विच गिवन है? जी हां। क्या यहां पर ब्रिज गिवन है? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्विच इज द राइट वन। क्योंकि प्रिवेंट कंजेशन और डेटा कोलिजन को प्रिवेंट करने का काम, रोकने का काम सबसे पहले मैक एड्रेस के द्वारा डेटा लिंक लेयर पर करते हैं। और डेटा लिंक लेयर पर मैक एड्रेस, स्विच और ब्रिज जैसी डिवाइसेस का यूज करते हैं। तो आंसर या तो स्विच होगा या ब्रिज। आंसर क्या हो गया? स्विच, क्योंकि ब्रिज है ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है। यस। द कॉलम्स ऑफ अ टेबल करस्पॉन्ड टू। किसी तालिका के कॉलम किसके अनुरूप होते हैं? टेबल्स के, रिकॉर्ड के, फील्ड के, सेल के या ऑल ऑफ दिस? कॉलम्स को क्या फील्ड भी बोल सकते हैं? हम जानते हैं रोज को टपल्स और कॉलम्स को एट्रीब्यूट बोलते हैं, और एट्रीब्यूट को फील्ड भी बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? फील्ड इज द राइट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इज द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट एंड मोस्ट होम एंड बिजनेस नेटवर्क। बताइए, ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट और अधिकांश घरेलू और व्यावसायिक नेटवर्क की नींव है? कई बार मैंने आपको बताया है, अगर नींव की बात करें, फाउंडेशन की बात करें, तो आंसर क्या होगा? टीसीपी/आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। जहां पे टीसीपी क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल, जो गारंटी करती है कि डेटा आपने जो सेंड किया है वो रिसीवर को रिसीव होगा, टीसीपी। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल दो तरीके की, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। डैश प्रोटोकॉल commonly used for real time application such as video streaming या ऑनलाइन गेमिंग।
ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो आमतौर पर वीडियो स्ट्रीमिंग, वीडियो की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान या ऑनलाइन गेमिंग के दौरान जैसे वास्तविक समय अनुप्रयोगों के लिए उपयोग की जाती है? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट वन। एचटीटीपी, एफटीपी, यूडीपी, डीएचसीपी या टीसीपी आईपी? करेक्ट आंसर होगा रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन गेमिंग के लिए यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ऑप्शन 3। यूडीपी की दोस्तों अगर बात करें तो ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। कनेक्शन लेस का मतलब दैट इज नॉट रिलायबल, जिसपे हम विश्वास नहीं कर सकते, जो डेटा को छोड़ सकती है, जो पैकेट्स को ड्रॉप कर सकती है, दैट इज यूडीपी। और जिस पर हम रिलाय कर सकते हैं, जो कनेक्शन ओरिएंटेड है, वो टीसीपी है। और टीसीपी और यूडीपी ये दोनों किस ओएसआई लेयर पर काम करती हैं? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, ट्रांसपोर्ट लेयर पर, हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल। नेक्स्ट, डैश इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन थ्रू टेक्स्ट मैसेजिंग। टेक्स्ट मैसेजिंग के माध्यम से वास्तविक समय संचार के लिए एक प्रोटोकॉल कौन सी है? जब लाइव होता है तो आप लाइव सेशंस में कमेंट करते हैं ना, लाइव सेशंस में कमेंट करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल है? टेक्स्ट मैसेज करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल है? रियल टाइम कम्युनिकेशन पर इंस्टाग्राम पे लाइव है ना, वहां आप कमेंट कर रहे हैं, फेसबुक पे लाइव है, वहां आप कमेंट कर रहे हैं, यूट्यूब पर लाइव है, वहां आप कमेंट कर रहे हैं, तो वो जो प्रोटोकॉल काम कर रही है दैट इज IRC, इंटरनेट रिले चैट। अब दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, यहां बात हो रही है रियल टाइम एप्लीकेशन की, जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन गेमिंग। जब आप गेम खेल रहे होते हैं या रियल टाइम वीडियो स्ट्रीमिंग को देख रहे होते हैं तो आपकी यूडीपी काम कर रही है। लेकिन अगर आप उस दौरान चैटिंग कर रहे होंगे, मैसेज कर रहे होंगे, तो फिर कौन सी प्रोटोकॉल काम कर रही है? दैट इज IRC, इंटरनेट रिले चैट। फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है ना, ये यहां पर IRC की फुल फॉर्म क्या है, यूडीपी की फुल फॉर्म क्या है, टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म भी साथ साथ याद रखिएगा। डैश प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली असाइन, कोई छूटा तो नहीं? डैश प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली असाइन IP एड्रेस एंड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग टू डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। बताओ कौन सी ऐसी प्रोटोकॉल है जो स्वचालित रूप से नेटवर्क पर उपकरणों को IP पते और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स निर्दिष्ट करता है? IP एड्रेस को ऑटोमेटिक असाइन या डायनेमिक असाइन करने के लिए जो प्रोटोकॉल है वो है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। वेरी गुड। डैश प्रोटोकॉल अलाउ यूजर टू डाउनलोड ईमेल फ्रॉम द सर्वर टू देयर लोकल डिवाइसेस। कौन सी प्रोटोकॉल है जो उपयोगकर्ता को सर्वर से अपने स्थानीय उपकरणों पर ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? क्या हम लोग नॉर्मली मेल्स को डाउनलोड करते हैं? नहीं, पढ़ लेते हैं खाली, है ना। इसका मतलब कि हम लोग जो मेल पढ़ते हैं डाउनलोड तो नहीं करते। तो यहां पर किस प्रोटोकॉल की बात हो रही है? POP3 की। डाउनलोड के केस में हमेशा आंसर क्या होगा? POP3। जैसे MS आउटलुक अगर हम उसका यूज करते हैं तो वहां पर हमें मेल्स को डाउनलोड करना होगा। यस, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 यानी POP3 के केस में डाउनलोडिंग की बात होगी। और अगर नॉट डाउनलोड लिखा होता कि बिना डाउनलोड किए, तो आंसर क्या होता? IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। वेरी इंपॉर्टेंट वन। डाउनलोड की बात करेंगे तो POP3, डाउनलोड नहीं करने की बात करेंगे तो IMAP। कई सारे कंप्यूटर्स में मेल को रीड कर सकते हैं एक साथ, कौन सी? IMAP। सिंगल यूजर में सॉफ्टवेयर की मदद से मेल को रीड करेंगे, POP3। सिंगल यूजर की बात करें, सिंगल मेल की बात करें तो हमेशा POP3। मल्टीपल यूजर्स में अपने मेल को एक्सेस करने की बात करें तो IMAP, है ना। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, आएगा क्वेश्चन जरूर। नेक्स्ट,
डैश प्रोटोकॉल इज डिजाइंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग, सर्चिंग एंड रिट्रीविंग डॉक्यूमेंट ओवर द इंटरनेट। कौन सी प्रोटोकॉल इंटरनेट पर दस्तावेजों को वितरित करने, खोजने और पुनर्प्राप्त के लिए डिजाइन की गई है? एंड दैट इज कॉल्ड गोफर। जब कभी भी इंटरनेट पर डिस्ट्रीब्यूटिंग, सर्चिंग और रिट्रीविंग जैसे शब्द का यूज हो, कि जब भी हमें किसी भी चीज को शेयर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, सर्च करना है सर्च इंजन पर, या एक्सेस करना है डेटा को, तो वहां पर जो प्रोटोकॉल काम कर रही है वो कौन सी है? दैट इज गोफर। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल यूज्ड बाय नेटवर्क डिवाइसेस टू सेंड एरर मैसेज एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। त्रुटि संदेश और परिचालन जानकारी भेजने के लिए नेटवर्क उपकरणों द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? क्या कोई ऐसी भी प्रोटोकॉल है जो एरर मैसेजेस भेजती है नेटवर्क में कि यहां पर एरर आ गई है? जी हां, एंड दैट इज कॉल्ड ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का काम क्या है? used by the network devices to send error messages and operational information. Next, dash protocol translate domain name into IP address. कौन सी प्रोटोकॉल डोमेन नाम को आईपी पते में परिवर्तित करती है? आपने लिखा google.com, लेकिन कंप्यूटर तो google.com समझेगा नहीं, वो तो उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा, और ये काम करेगी डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। याद रखिएगा, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में, दैट इज डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड एन आईपी एड्रेस व्हेन ओनली द मैक एड्रेस इज नोन। अगर आईपी एड्रेस को फाइंड करने की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा? RARP, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और अगर फाइंड द मैक एड्रेस की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ARP। दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। फाइंड द आईपी एड्रेस, RARP, फाइंड द मैक एड्रेस, ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, आ भी गया, देखो, डैश प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड द मैक एड्रेस व्हेन आईपी एड्रेस इज नोन। आईपी एड्रेस ज्ञात होने पर मैक एड्रेस ढूंढने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे? द आंसर इज ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, विच इज द लेयर दैट कन्वर्ट पैकेट टू फ्रेम्स एंड फ्रेम्स टू पैकेट इन द OSI मॉडल। OSI मॉडल में वह कौन सी परत है जो पैकेट को फ्रेम में और फ्रेम को पैकेट में परिवर्तित करती है? अब जरा ध्यान से सुनो, पैकेट किस में आता है? नेटवर्क लेयर पर। फ्रेम्स किस में आता है? डेटा लिंक लेयर पर। लेकिन पहले क्या गिवन है? पैकेट टू फ्रेम। तो यानी बात किसकी हो रही है? पैकेट्स की। तो पैकेट कौन डील करेगा? नेटवर्क लेयर। द आंसर इज नेटवर्क लेयर। पैकेट आपका नेटवर्क लेयर डील करती है आईपी एड्रेस के फॉर्मेट में, और डेटा लिंक लेयर फ्रेम्स पर काम करती है, फिजिकल लेयर बिट पर काम करती है ना? याद रखिएगा। नेक्स्ट, among these which is the smallest unit of database, इनमें से डेटाबेस की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अब डेटाबेस की हायरार्की आपको याद होनी चाहिए। बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटा, डेटाबेस, DBMS, RDBMS। अगर ये याद है तो आप बता देंगे। फील्ड इज द स्मॉलेस्ट। क्यों? क्योंकि बिट तो है ही नहीं ऑप्शन में। क्या बाइट है? नहीं। क्या फील्ड है? यस। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। बिट के बाद बाइट, बाइट के बाद फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर टेबल, फिर डेटाबेस, फिर DBMS। और अगर पूछें among these which is the largest unit of database, इनमें से डेटाबेस की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो अगेन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। रिकॉर्ड, डेटा, फील्ड, फाइल या DBMS? DBMS इज द राइट वन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और DBMS के बाद क्या आता है? RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, MS एक्सेस, है ना? RDBMS है आपका, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कई सारे टेबल्स पर काम करे, वो RDBMS होता है। नेक्स्ट,
चूज द इनकरेक्ट अबाउट मैक एड्रेस। मैक एड्रेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? मैक इज ग्लोबली यूनिक। क्या मैक एड्रेस यूनिक होना चाहिए? जी हां। ऑलवेज इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, ये भी सही है। मैक एड्रेस IPv6 हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में ही होगा। 12 डिजिट का नंबर होगा, यस। 12 डिजिट होता है मैक एड्रेस। 48 बिट का होता है, बिल्कुल सही। मैक एड्रेस 48 बिट का ही होगा। 8 बाइट नंबर है, जी नहीं। 48 को 8 से डिवाइड कर दो, 6 बाइट है ना। तो अगर हमें बाइट में निकालना है तो हमें 8 से डिवाइड करना होगा। तो 8 6 48, आंसर क्या होगा? 6 बाइट का नंबर है। यहां क्या गिवन है? 8 बाइट का, गलत हो गया। तो 48 बिट को बाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 8 से डिवाइड। 8 6 48, 6 बाइट होना चाहिए, लेकिन 8 बाइट गिवन है। दैट इज रॉन्ग वन। नेक्स्ट, इन OSI मॉडल IP address and MAC address comes under which layer respectively? OSI मॉडल में IP एड्रेस और MAC एड्रेस क्रमशः किस परत के अंतर्गत आते हैं? IP एड्रेस नेटवर्क लेयर और MAC एड्रेस फिजिकल लेयर ना, डेटा लिंक लेयर। IP एड्रेस नेटवर्क में और MAC एड्रेस दूसरी लेयर डेटा लिंक लेयर पर। क्या कहीं गिवन है? ढूंढ लो। नेटवर्क को डेटा लिंक मिल गया, फोर्थ इज द राइट वन। बहुत सिंपल है। अगर दिया होता कि बताइए राउटर है ना, ये किस लेयर का काम है? राउटर किस लेयर पे काम करता है? नेटवर्क होता। IPv4 IPv6 नेटवर्क होगा। पैकेट्स नेटवर्क होगा। मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर। NIC कार्ड डेटा लिंक लेयर, क्योंकि मैक एड्रेस किसके ऊपर होगा? NIC कार्ड के ऊपर ही तो होगा। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर ही तो मेंशन होगा डेटा लिंक लेयर। क्लियर है? कंफ्यूज मत होना। पहली लेयर फिजिकल है, दूसरी डेटा लिंक, तीसरी नेटवर्क, चौथी ट्रांसपोर्ट, पांचवी सेशन, छठी प्रेजेंटेशन और सातवीं आपकी एप्लीकेशन। क्लियर? नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इनेबल्स मोर एडवांस्ड ईमेल मैनेजमेंट एंड सिंक्रोनाइजेशन अक्रॉस न्यूमरस डिवाइसेस। डैश प्रोटोकॉल कई उपकरणों में अधिक उन्नत ईमेल प्रबंधन और सिंक्रोनाइजेशन सक्षम बनाता है। IMAP, MIME, SMTP, STTP या POP3। कई सारे डिवाइसेस में ईमेल को ऑपरेट करने के लिए किसका यूज करेंगे? IMAP का। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर हम कई सारे डिवाइसेस में ईमेल को ओपन कर पा रहे हैं तो इसका मतलब जीमेल है, रेडिफ है, याहू है, और इनमें जो प्रोटोकॉल यूज होगी वो कौन सी है? IMAP। लेकिन अगर सिंगल डिवाइस में ही हम मेल को एक्सेस कर पा रहे हैं तो इसका मतलब एप्पल मेल है, थंडरबर्ड है या MS आउटलुक है, जो सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने इंस्टॉल किया है। तो इस केस में आंसर क्या बनेगा? POP3। और अगर ये पूछे कि ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो मेल को भेजने के लिए सेंड की जाती है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इज यूज्ड टू सेंड द मेल। अटैचमेंट के लिए कौन सी मेल यूज की जाती है, कौन सी प्रोटोकॉल यूज की जाती है? MIME प्रोटोकॉल फॉर द अटैचमेंट पर्पस, है ना। समझ गए होंगे अभी तक। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम? निम्न में से किसके पास सबसे तेज एक्सेस टाइम है? यानी फास्टेस्ट मेमोरी की बात हो रही है। रजिस्टर है क्या यहां पर? नहीं। कैशे है क्या यहां पर? नहीं। रैम है क्या यहां पर? हां। सेमीकंडक्टर मेमोरी, जिसमें रैम भी आएगा और रोम भी आएगी। तो रैम फास्टेस्ट है, तो आंसर क्या हो गया आपका? दैट इज सेमीकंडक्टर मेमोरी, रैम रोम। क्लियर? नेक्स्ट, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर आपको गिवन है 10110.11। इसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर फाइंड करिए। बताइए कौन सा सही होगा इनमें से? कैसे करेंगे? 10110, ये तो बहुत आसान, लिख लेंगे। फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरीके से लिखेंगे एंड सो ऑन। यानी 1 2 4 8 16 ये लिख देंगे।
अब मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो 1 0 जा 0, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 8 0 जा 0, 16 1 जा 16 और प्लस कर देंगे। क्या आ जाएगा? 16 प्लस 4 प्लस 2, 16 प्लस 4 प्लस 2 दैट इज 22। अब 0.11 का निकाल लेंगे, तो 10110 का क्या निकल के आया? 22 22। 0.11 का कैसे निकालेंगे? बताया था मैंने आपको कि पॉइंट के बाद वाले के लिए 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, अगर आगे कोई और होता तो। अब 2 की पावर -1 का मतलब 1/2, 1/4 कर लो। 1/2 का मतलब 0.5, 1/4 का मतलब 0.25, प्लस कर दो 0.75, 0.5 प्लस 0.25, 0.75, तो 22.75 दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो आउट ऑफ 40 आपने कितने किए? जरा कमेंट करके बताइएगा। क्या ये सेशन समझ में आया? क्या सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए? है ना, बताइएगा कमेंट करके। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा आपके स्क्रीन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। टू बिगिन द स्लाइड शो, यानी पावर पॉइंट की बात हो रही है। टू बिगिन द स्लाइड शो फ्रॉम द करेंट स्लाइड इन MS पावर पॉइंट प्रेस डैश शॉर्टकट की। MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट की को दबाएंगे? F5, कंट्रोल F5, शिफ्ट F5, ऑल्ट F5 या एस्केप? यस, बताइएगा कमेंट में क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, या आता है बताएंगे नहीं? यस, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर गाइस? उम्मीद है कि ये सेशन आपने कई बार रिवाइज किए होंगे, है ना, एक बार नहीं, कम से कम 2 2 3 3 बार सेशंस को आपने रिवाइज कर लिया होगा, नोटबुक में नोट्स बना लिए होंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर लिया होगा, पेड कोर्स से अगर पढ़ रहे हैं तो यहां भी रिवीजन आप लोगों ने कर लिया होगा। यस, मल्टीपल टाइम अगर रिवाइज करेंगे तो एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर जरूर करेंगे, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूं, है ना, वही डेफिनेटली एग्जाम में आता है, ये आप जानते हैं। तो ऐसा ही पैटर्न है, सभी कुछ पढ़ा देता हूं, है ना, कुछ छोड़ता नहीं हूं। तो ऐसा नहीं है कि हमें पता है कि पेपर में क्या आने वाला है, हमें यह पता है कि अगर आप मेहनती हैं, अगर आप पढ़ने वाले हैं, है ना, तो आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे। जैसे आप मैथ्स में भी करते हैं, आप रीजनिंग में भी करते हैं, आप GA में भी पूरी कोशिश करते हैं, है ना, इंग्लिश हिंदी भी पढ़ते हैं, रजनीकांत हैं आप। यस, तो कंप्यूटर में भी आप एक्सपर्ट बन चुके हैं। रिवाइज करते रहिए सेशंस को, डे 1 से उठाकर फिर से एक बार देखना शुरू करिए, है ना, सारे सेशंस को एक बार रिवाइज करिए अच्छे से। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी स्पीड आपकी फास्ट होगी एग्जाम में, और यहां पर एग्जाम में आपको 15 मिनट के अंदर ही 40 क्वेश्चन करने होंगे विद फुल एक्यूरेसी। एक एक क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि आप एग्जाम में क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे, है ना। तो सारे सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कंप्यूटर क्योंकि स्कोरिंग है, यहां स्कोर करना कंपैरेटिवली मच इजियर है। तो मुझे उम्मीद है कि जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, है ना, उसमें आप सफल होंगे और बढ़िया तरीके से एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर कंप्यूटर में आगे आने वाले एग्जाम्स को लेकर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से जुड़ जाइएगा। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।